नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर शुक्ला। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरे भारत देश पे मुझे बहुत गर्व है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हमारे देश में इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं तो वो मुझे सोचने पे मजबूर करते हैं। फिलहाल शुभकामनाएं मैं पूरे देशवासियों को देना चाहूँगा। इस क्रम में मैं सबसे पहले उन इंसानियत के प्रणेता को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो इंसानियत के प्रणेता हैं, और मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो न्यायालय में 20 साल से न्याय के लिए चक्कर काट रहे हैं। मैं शुभकामनाएं उन भाइयों को देना चाहूँगा जो अपनी बहनों की रक्षा कर रहे हैं। मैं शुभकामनाएं उनको भी देना चाहूँगा जो हमारे देश की नारियों की इज्जत को शर्मसार करने पे उतारे। हाल ही में हुए देश में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कलकत्ता में हुए हादसे, ये हादसा नहीं है, ये एक सोचा समझा कह सकते हैं आप, जो भी आप अपने भाषा में इसको समझें। लेकिन ये इतनी शर्मसार घटना हुई है जिसमें हमारे पूरे देश का सर इस समय जो है झुका होना चाहिए इसमें। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई इस पे कोई खास एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। नेता, प्रतिपक्ष, पक्ष सब मौत पे राजनीति करने को उतारे। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है शायद ये कभी किसी के द्वारा तो जो है शायद ये किसी के एक केस के बाद जो हो सकता है कि हाँ ये केस होने बंद हो जाए। लेकिन मेरा विश्वास मानिए मित्रों कि हमारे देश में हर दिन लगभग 90 ऐसे रेप केसेस हो रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। हमारे देश में ऐसी रेप की घटनाएं हर रोज हो रही हैं। हमारे देश में बहनों की इज्जत को एकदम खिलौना समझा जा रहा है, और कमाल की बात है इसमें सभी बुद्धिजीवी भी शांत हैं। आखिरकार उनके उतरते कौन है उनके साथ प्रोटेस्ट में? जो उनके साथ पढ़े होते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, जो उनके यार होते हैं। जरा पूछिए कि आज वो उस परिवार से कि क्या वो आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं या अपनी बेटी के जाने का गम, या उनके मन में एक कामना होगी कि उस दरिंदे को उसी के हिसाब से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए, जो उसके हिसाब का मतलब जो उसको सहनशील ना हो। ऐसी घटना, ऐसी सजा उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, ये रेप केसेस मैं अभी कल देख रहा था कि क्या ये रेप केसेस, ऐसे बहुत से मैंने रेप केसेस के बारे में जब देखा तो उसमें बहुत से ऐसे नाम निकल के आए कि आपको याद होगा एक काठुआ का रेप केस हुआ था, और मैंने ऐसे कुछ लिस्ट निकाली है। निर्भया का रेप केस आपको ध्यान ही होगा, निर्भया कांड जिसमें वो होता है। और बेंगलुरु कर्नाटक वाला जो केस था, ये तो 36 घंटे वो महिला ड्यूटी कर रही थी हमारे लिए, और उसके बाद हमारे लिए कर रही थी। लेकिन बदले में उसको मिलता क्या है? जब वो थक थक करके हॉल में जाती है सोने, क्या मिलता है उसको? इतने इंटरनल पार्ट्स में उसकी इंजरी थी। मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगा इन सब विषय पे कि उसे कहाँ इंजरी। आप सब समझदार हैं। जरा एक बार के लिए मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप उसकी जगह पे खुद को रख के सोचिए। आप जरा सोचिए कि यदि वो आपकी माँ होती, आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, आपकी पत्नी होती, या कोई भी होता, तो क्या आप इस समय केवल इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे होते, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे होते, या ट्विटर ट्रेंड करा रहे होते, या फिर उसके साथ कुछ ऐसी मदद और अपने लेवल से कर रहे होते जो उसको थोड़ा सा कम से कम जख्म पे मरहम तो लगा सके? दाग तो अब कभी नहीं मिटेंगे, लेकिन थोड़ा सा पूरा देश, मुझे खराब तब लगता है कि जब कुछ अंश हमारे देश की महिलाओं का वो भी इस केस पे शांत है, जबकि महिलाओं के लिए ही उनको आवाज उठानी चाहिए। वो लिस्ट में कुछ बताना चाहूँगा कि हाथरस का कांड आपको याद होगा, जिसमें 19 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। एक दिल्ली की गैंगरेप आए दिन बहुत, मैं नहीं बात करना चाहूँगा इस पर। हैदराबाद का गैंगरेप होता है, उधर भी एक डॉक्टर के साथ ही होता है। काठुआ का रेप केस 2018 में होता है, 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप। मैं क्षमा चाहूँगा। उन्नाव का गैंगरेप केस होता है। झारखंड में एक स्पेन से आई टूरिस्ट रहती है, उसके साथ भी गैंगरेप किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार इन सब का गुनहगार कौन है? कौन है गुनहगार? नेता हैं, राजनेता हैं, पार्टियां हैं, सरकार है, राजनीति है, हमारी मानसिकता है,
या हमारी मानसिक विकलांगता है या कुछ और? क्या है गुनहगार इसके? क्या अगर हमारे नियम आज इतने सख्त होते तो क्या ये केसेस दोबारा हो सकते थे? क्या अगर हमारे पास एक ऐसा कठोर कानून होता है जो तुरंत के तुरंत इस पे एक्शन लेकर के इस पे अपनी प्रतिक्रिया कर देता, अपनी कार्रवाई करता, तो क्या आज ऐसे केसेस हो सकते हैं? इन सब का गुनहगार कौन है? मैं देखता हूँ कि जब जुडिशरी की बात आती है तो मैंने देखा कि निर्भया के केस में फांसी होने में लगभग 7 से 8 साल लग गए। 7 से 8 साल हमारे, मैं किसी को घेर नहीं रहा हूँ, जो सत्य है सिर्फ उतना बता रहा हूँ। कैसा प्रोसीजर बनाया गया है, कैसा जुडिशरी बनाई गई है। हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार से आर्टिकल्स बनाए गए उसमें किसी भी एक आदमी को पूरी पावर नहीं दी गई, लेकिन जुडिशरी को सर्वोपरि कहा गया। 4 पिलर में से एक है जुडिशरी, 4 स्तंभ है। इन्हीं 4 स्तंभों पे तो हमारा देश आज खड़ा हुआ है। आज शायद जिनकी वहाँ पे जो बातें उठनी चाहिए वो बातें वहाँ पे दबा दी जाती हैं, लेकिन जुडिशरी पे हम देखते हैं कि कानून की आंखों पे पट्टी बंधी, वो किसी के साथ फर्क नहीं करता। ये प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ, क्या कानून की आंखों में वास्तव में पट्टी बंधी है? क्या वो किसी पे फर्क नहीं करता है? लोग कहते हैं कि सत्य पराजित हो सकता है, सत्य घबरा सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा कि सत्य भी पराजित हुआ है। मैंने देखा कि ये रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो मैंने इसमें जब गहन अध्ययन के बारे में जब मैं इस पर गहन अध्ययन किया तो पता लगा कि इसमें पॉर्न वीडियोग्राफी, एडल्ट कंटेंट्स, ऐसे करके जो हमारे मार्केट में 18+ कंटेंट्स जो हमारे मार्केट में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो इसको पब्लिकली भी फैलाया जा रहा है। आप ज़रूरी नहीं कि आप, मैं क्या बताऊं, आप सब लोग बिल्कुल इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप सोशल मीडिया पे बराबर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारे देश में अभद्रता का प्रस्ताव हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और जब ये बातें किसी की मानसिकता में अटैक करती हैं, जब किसी की विचारों में अटैक करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी, एक सर्वे में बताया गया है कि जो रेप केसेस होते हैं उसमें आदमी जो पॉर्न सीन्स में, जो पॉर्न मूवीज में जो सीन्स दिखाए जाते हैं उनको रिपीट करता है। यानी कि अब आप समझिए कि अगर वो पॉर्न सीन्स में दिखाए गए, पॉर्न मूवीज में दिखाए गए सीन्स को रिपीट कर रहा होगा तो समझ जाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी। MMS बनाना और दुनिया भर की जो सोशल मीडिया के गलत तौर पे इस्तेमाल करना, मेरा मानना है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे बिल्कुल रोक होनी चाहिए कि हमारे देश में इस प्रकार के कंटेंट बनने ही नहीं चाहिए। हमारी पनिशमेंट अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अदर देश, जैसे एक एग्जांपल लीजिए दुबई के रूल्स को, दुबई के रूल्स इतने अच्छे हैं कि मतलब तुरंत वहाँ पे फैसला हो तो वहाँ पे बैठा करके खिलाया नहीं जाता गुनहगारों को, ऑन द स्पॉट फैसला है। अगर हम, हमारे देश और हमारी जो सरकारें हैं, अगर अब कुछ रेवेन्यूज से ऊपर हट करके सोचें, कुछ प्रॉफिट से ऊपर हट करके सोचें, मैं किसी को घेर नहीं रहा हूँ क्योंकि सब लोग हैं उसी तंत्र के हिस्से हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, सब उसी तंत्र के हिस्से हैं। तो दोषी एक लाइन से सब है। लेकिन यदि इसको बैन किया जाए तो मेरे ख्याल से कि ये एक ऐसा कदम होगा जो हमारे आने वाली जो देश की जो पीढ़ी है उसकी सोच को बहुत मजबूत बनाएगी। हम लोगों ने लक्ष्य लिया है 2047 तक विकसित भारत का, और इस बार विकसित भारत तो थीम भी है हमारे स्वतंत्रता दिवस का। हमने ये लक्ष्य लिया है, लेकिन जरा आप ये सोचिए, जब मानसिक विकलांगता रहेगी कौन सा देश विकसित कर सकेगा? जब हमारे युवा ही नहीं हमारे मानसिक तौर पे विकसित रहेंगे तो कौन, किसके दम पे ये विकसित हुआ जा सकता है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ये हमारे देश का विकास नहीं है, सिर्फ कुछ रैंकिंग्स में ऊपर जाना ये हमारे देश का विचार नहीं है। हमारे देश सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग इसके पंख कुतरने पे उतारू हैं, कुछ लोग इसको बेचने पे उतारू हैं।